स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आजकल दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में क्या हो रहा है ये तो सब आप देख ही रहे होंगे। मार्केट्स लगातार इन्वेस्टर्स को झटके पर झटके दे रही हैं। उधर ट्रंप इसे और वॉलेटाइल बनाए हुए हैं। उन्होंने चाइनीज इंपोर्ट्स पर 145% तक टैरिफ्स बढ़ा दिए और वहीं चाइना भी पीछे नहीं हटा। उसने भी रेसिप्रोकेशन में यूएस इंपोर्ट्स पर 125% टैरिफ्स लगाए। अब इसका रिजल्ट दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स धड़म से नीचे गिर गए। अमेरिकन इक्विटी इंडेक्स S&P 500 3.4% गिरा, तो नास्डैक कंपोजिट में हमें 4.31% की गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ और इससे पहले 7 अप्रैल को S&P 500 करीब 12% तक गिर गया था और अपने फरवरी हाई से वो करीब 20% नीचे था। अब इसके चलते एशियन मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिली। जापान के निकाई में करीब 5.6% तक की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स में 5.05% की कमी हुई। वहीं साउथ कोरिया का कॉस्पी 1.6% डाउन आया और ऑस्ट्रेलिया का S&P या ASX 200 2.1% से कम हो गया। वहीं अपने इंडियन इक्विटी बेंचमार्क इंडाइसेस जैसे कि BSE, सेंसेक्स, निफ्टी 50 उनमें भी करीब 5% की शुरुआती गिरावट देखी गई। हालांकि बाद में सेंसेक्स 2.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वहीं हमारा निफ्टी 50 3.24% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब इंडियन मार्केट में ये पिछले 10 महीनों में सबसे बड़ा सिंगल डे गिरावट था। अब इस सब केओस में इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि भाई हम लोग कहां इन्वेस्ट करें। वो एक सेफ इन्वेस्टिंग ऑप्शन की तरफ भी भाग रहे हैं और इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आज हम बात करेंगे कि कैसे बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। साथ ही में ये भी समझेंगे कि क्या बॉन्ड अगली बिग थिंग हो सकते हैं, स्पेशली तब जब मार्केट वॉलेटाइल है और सबको सेफ ऑप्शंस चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई व्हाट आर बॉन्ड्स। दोस्तों ये जानने से पहले कि बॉन्ड्स विल बी नेक्स्ट बिग थिंग और नॉट, ये समझना जरूरी है कि भाई बॉन्ड एक्चुअली में होते क्या है और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। देखो, अगर हम ये बेसिक चीज क्लियर कर लेना कि बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, तो उनकी सेलिंग और परचेज कैसे होती है और ये स्टॉक मार्केट से कैसे अलग होते हैं, तो हमारे लिए ये समझना एकदम आसान हो जाएगा कि हाउ बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो चलो इसको एकदम सिंपल तरीके से अपने देसी स्टाइल में समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बॉन्ड्स एक तरीके का लोन अग्रीमेंट होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने गली मोहल्ले के दोस्त को पैसे उधार देते हो। मान लो आपका दोस्त अजय बोलता है कि भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे कुछ काम स्टार्ट करना है, मैं तुझे हर महीने 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा और 1 साल बाद पूरे 10,000 रुपए तुम्हें वापस कर दूंगा। बस ये जो सारी डील थी ना, ये एक बॉन्ड जैसी है। यहां आप इन्वेस्टर हो जो पैसे दे रहे हो और अजय इशूअर है जो पैसे ले रहा है। अब एक्चुअल बॉन्ड्स में ये दोस्त कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, बल्कि गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी या कोई बड़ी कॉरपोरेशन होती है। आप उनको पैसे देते हो और वो आपको टाइम टाइम पे इंटरेस्ट देते हैं, जिसे कि कूपन बोला जाता है। और जब बॉन्ड का टाइम खत्म होता है, मतलब मैच्योरिटी, तब आपका असली पैसा यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं, वो आपको वापस मिल जाती है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट या कूपन पहले से तय होता है, तो इसलिए इससे एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है। हालांकि यहां पे डिमांड एंड सप्लाई घटने या बढ़ने पर इन्वेस्टर का मुनाफा जो है वो घट या बढ़ भी सकता है। अब ये इंटरेस्ट या कूपन क्या होता है? देखिए, वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको उधार देने के बदले मिलता है। जैसे अजय ने बोला ना कि हर महीने 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, बॉन्ड्स में भी ये सेम चीज है, बस ये प्रोफेशनल और बड़े स्केल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हो जो 7% एनुअल कूपन देता है। अगर आपने 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिया तो आपको हर साल 7,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और जब बॉन्ड मैच्योर होगा, जैसे 10 साल बाद, तो आपका पूरा 1 लाख रुपए वापस आ जाएगा। और ये है बॉन्ड्स का बेसिक फंडामेंटल नेचर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है दोस्तों, जिसका मतलब है यील्ड। अब एक तरह से ये बॉन्ड्स का दिल है। यील्ड बताता है कि आपको बॉन्ड से असल में कितना रिटर्न मिल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में ये आपके इन्वेस्टमेंट पे टोटल प्रॉफिट है, जो कूपन और बॉन्ड की मार्केट प्राइस के अप एंड डाउन पे डिपेंड करता है। मान लो 1 लाख का बॉन्ड लिया आपने 7% कूपन रेट के साथ, तो आपको 7,000 रुपए सालाना इंटरेस्ट मिला। लेकिन अगर मार्केट में डिमांड के चलते उस बॉन्ड की प्राइस घट गई, मान लो 90,000 हो जाती है, तो अब भी आपको 7,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अब आपका करंट यील्ड बढ़कर 7.78% हो गया। आप डिवाइड कर लो 7,000 डिवाइडेड बाय 90,000। और अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हो तो यील्ड टू मैच्योरिटी यानी कि YTM से पता चलता है कि आपको टोटल रिटर्न कितना मिलेगा, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट और प्राइस डिफरेंस। लेकिन याद रखना, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो पुराने बॉन्ड्स की प्राइस घट जाती है और यील्ड बढ़ जाती है, और उल्टा भी होता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड का प्राइस डाउन हो जाता है
और अगर यील्ड घटती है तो बॉन्ड प्राइस हाई हो जाते हैं। अब इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर यील्ड हाई होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। दोस्तों यही वजह है कि इन्वेस्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कूपन, यील्ड, मार्केट कंडीशंस, ये सब कुछ देखते हैं। और अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि लोगों को बॉन्ड्स सेफ नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि कैसे। देखिए, मार्केट दो तरीके से चलती है। एक टाइम के ऊपर जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सबको होता है कि हम कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो कंपनी भी ग्रो करेगी। जितना ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी उतना ज्यादा मेरा जो कंपनी का शेयर है वो बढ़ेगा। दूसरा वक्त ये होता है कि जब मार्केट अच्छा नहीं चलती, उस वक्त पर लोगों के मन में ये होता है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन मान लीजिए मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं और वो कंपनी डूब गई, तो भाई मैं तो ओनर हूं, मेरा भी पैसा डूब जाएगा, बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर। उस वक्त के ऊपर जो लोग हैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स में जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा कंपनी में, वो कंपनी की लायबिलिटी है, वो कंपनी ने आपसे एज अ लोन दिया है। और जब भी मान लो कल को वो कंपनी बर्बाद भी हो जाती है, उसे लिक्विडेट किया जाएगा, तो सबसे पहले पैसा जो है वो अपनी लायबिलिटीज को उससे क्लियर करेगी, जिसमें आपको अपना रिटर्न मिल जाएगा। तो दैट्स वाई दोस्तों बॉन्ड्स आर राइट नाउ सेफर। अब दूसरा, एक बार और हम थोड़ा आसान भाषा में बॉन्ड यील्ड और प्राइस के रिलेशन को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन होता है। देखिए, मान लो आपके पास एक बॉन्ड है जो 100 रुपए का है। अगर उस बॉन्ड के ऊपर आपको 9% का प्रॉफिट मिलना था, तो मतलब आप मैच्योरिटी के ऊपर आपको टोटल 109 रुपए मिलते। अब लेट से आपको पैसों की जरूरत है इमीडिएटली और बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट लेट है, तो आपने उस 100 रुपए के बॉन्ड को बेचने का फैसला कर लिया। आपने वो बॉन्ड बेचा कितने का, मान लो 90 रुपए का, क्योंकि 100 का तो कोई लेगा नहीं, सबको पता है आपकी मजबूरी, आप बेचना चाहते हो। अब वो जो 90 रुपए में बॉन्ड बिका तो बॉन्ड प्राइस इज 90, लेकिन जिसने वो 90 रुपए में बॉन्ड खरीदा उसको भी इन द एंड मैच्योरिटी के ऊपर टोटल पैसा कितना मिलेगा। मान लो आपने 1-2 महीने में कूपन के जरिए 1-2 रुपए ले भी लिए थे, तो इन द एंड उस बंदे को 109 रुपए, 107 या 108 रुपए मिलेंगे, तो उसके लिए बॉन्ड प्राइस वाज 90, लेकिन यील्ड कितनी रही, 107, 8 या 9 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन आपने वो कितने महीने बाद बेचा। लेकिन आपके लिए जो बॉन्ड का प्राइस 100 रुपीज था, आपको इन द एंड अगर आप ना बेचते तो यील्ड कितनी मिलती, 9 रुपए। सो वहां पे जो बॉन्ड प्राइस अगर जितना कम होगा उसकी यील्ड बढ़ जाती है, तो बॉन्ड का प्राइस जितना ज्यादा होगा उसकी यील्ड उतनी कम हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, क्योंकि बॉन्ड्स एक ही साइज में नहीं आते। अब अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं इसके, जैसे आपके मोहल्ले की दुकान पे अलग अलग मिठाइयां मिलती हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये बिल्कुल अपने देश की सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या G-Secs जारी करती है। अब इनको सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि सरकार की गारंटी होती है, वो आपका पैसा लेकर भागेगी नहीं, मतलब डिफॉल्ट का चांस ऑलमोस्ट 0 है। G-Secs अभी लगभग 6.5 to 7% का यील्ड देते हैं, जो काफी अच्छा है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, टाटा या HDFC जैसी कंपनीज इशू करती हैं। अब इनका रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इनके साथ थोड़ी रिस्क भी एसोसिएटेड है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने मोहल्ले के उस दोस्त को पैसा दिया जिसकी दुकान अच्छी चलती है, लेकिन कभी कभी थोड़े अप एंड डाउन तो आते रहते हैं। अब अगर कंपनी सॉलिड है और उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, जैसे कि AAA रेटिंग, तो रिस्क कम होता है और आपको 8 से 9% का रिटर्न भी मिल सकता है। अब बॉन्ड्स का एक और टाइप होता है और उसको बोला जाता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स लोकल गवर्नमेंट्स या म्यूनिसिपैलिटीज इशू करती हैं, जैसे कि मुंबई या दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बॉन्ड्स उन प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस या पानी की पाइपलाइंस डालना। अब इंडिया में ये अभी उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। आप सोच लीजिए ये वैसा है जैसे आपने अपने गांव के प्रधान या मोहल्ले के पार्षद को पैसा देना हो जो पार्क बनाने का प्लान कर रहा है। सेफ भी है और आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल आता है कि भाई आखिरकार बॉन्ड्स और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है। दोस्तों ये समझ लो कि बॉन्ड्स स्टॉक मार्केट से काफी डिफरेंट है। स्टॉक्स में आप कंपनी का एक हिस्सा खरीदते हो और उसके प्रॉफिट या लॉस में शेयर मिलता है, लेकिन बॉन्ड्स में आप डेट या उधार देते हो और बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। चाहे कंपनी का प्रॉफिट फिर हो या ना हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे अब भी हो रहा है वैसे, तो तब बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि ये एक प्रिडिक्टेबल इनकम देते हैं और रिस्क भी स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम होता है। और स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रहे हो तो वो तो AAA सिक्योरिटी है, तो उसमें तो बिल्कुल ही जीरो रिस्क है। और दोस्तों अब जब हमने बॉन्ड्स का बेसिक फंडामेंटल समझ लिया है कि ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और स्टॉक मार्केट से कैसे अलग हैं, तो चलो अब अपने में एक क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि कैसे बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। और ये बात बिल्कुल हवा हवाई नहीं है, क्योंकि मार्केट का माहौल, ग्लोबल इकोनॉमी का सीन और इन्वेस्टर्स का मूड सब कुछ बॉन्ड्स के फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कैसे, चलो इसके रीजंस एक एक करके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लो कि जब मार्केट में हवा टाइट होती है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो स्टॉक्स गिरते हैं और लोग इससे डरने लगते हैं।
तब इन्वेस्टर्स सेफ और प्रिडिक्टेबल चीजों की तरफ भागते हैं। और आजकल का मार्केट तो बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा है। जैसे मैंने पहले बताया कि S&P 500 हो, चाहे नैस्डैक हो, डाउ जोन्स हो, निकेई हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी 50 हो, सब के सब धड़म धड़म गिर गए। ट्रंप के टैरिफ्स और चाइना के काउंटर टैरिफ्स ने तो पूरा ग्लोबल मार्केट हिला दिया। अब ऐसे में बॉन्ड्स एकदम सेफ हार्बर लग रहे हैं, जहां आप अपना पैसा पार करके चैन की सांस ले सकते हो। अब ये सेफ हार्बर वाली बात क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम देते हैं। मतलब चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिरे, आपको अपना कूपन या इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर बॉन्ड गवर्नमेंट का है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट के G-Secs या यूएस की ट्रेजरीज, तो डिफॉल्ट का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके घर में एक पुराना पिगी बैंक हो, जिसमें पैसा डाल के आप श्योर हो कि वापस मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में थोड़ी सी मिठाई भी। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड्स के अट्रैक्टिव होने का रीजन सिर्फ सेफ्टी नहीं है। 2025 में बॉन्ड्स का क्रेज बढ़ने के कई सॉलिड रीजंस हैं, और ये सब ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट ट्रेंड से जुड़े हैं। और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया, ब्राजील या साउथ अफ्रीका, इनके बॉन्ड्स भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी यील्ड हाई होती है और ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा सॉलिड है। अब दोस्तों, अगर आपको बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा भी समझ आ गया है, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बात खुशी वाली है कि बॉन्ड यील्ड्स अभी भी काफी अट्रैक्टिव हैं। यील्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये बताती है कि आपको बॉन्ड में कितना रिटर्न मिल रहा है, और अभी के मार्केट में यील्ड्स काफी हाई हैं कंपेयर टू द पास्ट फ्यू इयर्स। फॉर एग्जांपल, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, जो दुनिया के सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक हैं, 2025 में 4% से 5% की रेंज में रह सकती हैं। और ये 2024 की एवरेज से भी बेटर हैं, जब यील्ड थोड़ी सी अप एंड डाउन में थी। और ग्लोबल IG यानी इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स की यील्ड 4.8% है, जो कि अपने 10 ईयर एवरेज से 3.1% ज्यादा है। और S&P 500 की अर्निंग्स यील्ड 3.3 से भी ऊपर है। अब इसका मतलब इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम मिल रही है, और अगर रेट्स फॉल होते हैं तो कैपिटल गेन्स भी मिल रहा है, जो इक्विटी से भी थोड़ा बेटर लग रहा है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Sec के यील्ड भी 6.5 से 7% के आसपास हैं। अब ये काफी अच्छा रिटर्न है, स्पेशली जब आप कंपेयर करते हो FD या म्यूचुअल फंड्स के साथ। और ये यील्ड सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स तक नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी दिख रहा है। जैसे कि AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 8 से 9% तक यील्ड दे सकते हैं, जो कि रिस्की स्टॉक्स के कंपैरिजन में सेफ और प्रिडिक्टेबल है। अब दोस्तों, आप पूछ सकते हो कि भाई ये यील्ड्स इतनी अट्रैक्टिव क्यों? तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल बैंक, जैसे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व, यूरोप का सेंट्रल बैंक और अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने पास्ट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। अब फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2024 में इंटरेस्ट रेट्स में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की थी, और 2025 में भी कट्स एक्सपेक्टेड हैं। अब ये बॉन्ड्स के प्राइसेस को बूस्ट दे सकता है, क्योंकि जब रेट्स फॉल होते हैं ना, तो बॉन्ड प्राइसेस राइज करते हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक जैकपॉट होता है। तो बेसिकली अभी के टाइम के ऊपर इन्वेस्टर्स हाई यील्ड लॉक कर सकते हैं, और अगर रेट्स फ्यूचर में घटते हैं तो कैपिटल गेन्स भी कमा सकते हैं। अब ये बिल्कुल उस डील जैसा है जहां आप अपने दोस्त से बोलते हो कि भाई अभी पैसा दे दे, बाद में डबल मिलेगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन तो वो विलेन है जो हर इन्वेस्टर का दुश्मन है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू घट जाती है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ रही है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी भी 3.2% के आसपास है, और वहीं यूके में भी सिमिलर लेवल पे है। इंडिया में भी रिटेल इन्फ्लेशन 2024 के एंड में 5 से 6% की रेंज में थी, और जनवरी 2025 में यह घटकर 4.31% हो गई, जो कि एक मैनेजेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब सवाल यह है कि ये इन्फ्लेशन का कंट्रोल बॉन्ड्स के लिए क्यों अच्छा है भाई? क्योंकि जब इन्फ्लेशन लो और स्टेबल होती है ना दोस्तों, तो बॉन्ड्स का रियल रिटर्न यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो रिटर्न मिलता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 10 ईयर यूके गिल्ट बॉन्ड खरीदते हो जिसकी यील्ड लगभग 4.8% है और इन्फ्लेशन 2.8% है, और रियल रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रियल रिटर्न इज इक्वल टू नॉमिनल यील्ड माइनस द इन्फ्लेशन रेट। तो आपका रियल रिटर्न कितना होता है? 2%। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आज आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप एक फॉर्च्यूनर लेना चाहते हो, लेकिन आपने वो फॉर्च्यूनर नहीं ली। आपने 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, कितने परसेंट पे? 5% पे। ठीक है, अब 50 लाख का आपको मान लो 1 साल बाद कितना मिलेगा? 52.5 लाख रुपीज। लेकिन भाई 1 साल में इन्फ्लेशन कितनी आई? इन्फ्लेशन आ गई 10%। तो भाई फॉर्च्यूनर का रेट कितना हो जाएगा? फॉर्च्यूनर होगी 55 लाख की। तो कुल मिला के आपके पास 2.5 लाख रुपए शॉर्ट हो गए फॉर्च्यूनर को खरीदने के लिए। इसका मतलब होता है कि आपको रियल रिटर्न कितना मिल रहा है। अब बॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक सॉलिड डील है, क्योंकि आपका पैसा ना सिर्फ सेफ है बल्कि वो इन्फ्लेशन के भी ऊपर ग्रो कर रहा है। और एक खास बात, अगर आपको इन्फ्लेशन का डर है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स भी हैं, जैसे कि यूके के इंडेक्स लिंक्ड गिल्ट्स या इंडिया के इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स,
जो कि इन्फ्लेशन के साथ ही एडजस्ट होते रहते हैं। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। ये बिल्कुल उस अम्ब्रेला जैसे हैं जो बारिश में खुद ही खुल जाता है। अब दोस्तों 2025 के लिए इकोनॉमिक आउटलुक भी बॉन्ड्स के फेवर में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस इकोनॉमी 2025 में 2.0% ग्रो करेगी और यूरोप में 1.1% की ग्रोथ होगी। अब ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां इकोनॉमी ना तो बहुत तेज से चल रही है और ना ही रिसेशन में है, और ये स्वीट स्पॉट बॉन्ड्स के लिए परफेक्ट होता है, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी कि आईजी बॉन्ड्स होते हैं। अब सवाल आएगा कि भाई क्यों? क्योंकि दोस्तों हिस्टोरिकली ये देखा गया है जब ग्रोथ 1 से 3% की रेंज में होती है तो कंपनीज के प्रॉफिट जो है वो स्टेबल होते हैं, डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है और बॉन्ड्स का रिटर्न प्रेडिक्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अभी रिकॉर्ड हाई के पास हैं और कंपनीज का लेवरेज यानी डेट का लेवल लो है। इंटरेस्ट कवरेज भी हाई है, मतलब कंपनीज अपने लोन्स के इंटरेस्ट आसानी से पे कर सकती हैं। इंडिया में भी यही सीन है। AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसे कि रिलायंस या HDFC के बॉन्ड्स में इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ रहा है क्योंकि ये कंपनी सॉलिड है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तुलनात्मक रूप से क्लीन है। तो ऐसे में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डिफॉल्ट का रिस्क काफी कम है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और दोस्तों यहाँ पे एक और एस्पेक्ट भी है। देखिए पहले जहां पे इन्वेस्टर्स स्टॉक की तरफ भागते हैं क्योंकि उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा दिखता है, लेकिन जब ग्रोथ मॉडरेट होती है जैसे कि 1 to 3% की रेंज में, तो बॉन्ड्स का रिटर्न ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि यहां पे रिस्क कम होता है और इनकम की प्रेडिक्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब दोस्तों ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसे आप अपने दोस्त के स्टार्टअप में पैसा लगाने के बजाय उसके फिक्स्ड डिपॉजिट वाले प्लान में इन्वेस्ट करते हो। थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा लेकिन पैसा आपका सेफ रहेगा। अब सवाल ये आता है कि ये स्टेबल ग्रोथ का सीन बॉन्ड्स के लिए परफेक्ट क्यों है? तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब इकोनॉमी फास्ट ग्रो करती है ना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो स्टॉक या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर्स को ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। इसे अपने इंडिया के एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले सालों में हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी तुलनात्मक रूप में ज्यादा थी, यानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए एक क्लियर कट कंडीशन थी। अब यही वजह है कि इंडिया में डीमैट अकाउंट खोलने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। डाटा देखें तो 2024 में 46 मिलियन नए डीमैट अकाउंट खुले, मतलब हर महीने एवरेज 3.8 मिलियन अकाउंट्स की वृद्धि, यानी कि 38 लाख अकाउंट्स। 2023 के कंपैरिजन करें तो नए डीमैट अकाउंट्स में 33% की वृद्धि देखी गई। नाउ द टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आर मोर देन 185.3 मिलियन। बात सिंपल है दोस्तों, इंडिया में फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो लोगों को स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल दिखा और इसीलिए उनका इसमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ा। दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि लोगों को स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिलता है। डिमांड कम हो तो बॉन्ड का प्राइस डाउन एंड यील्ड उसकी हाई हो जाती है। अब इस सिचुएशन को पलट कर देखो, जब ग्रोथ मॉडरेट होती है जैसे 1 to 3% की रेंज में, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है या स्टेडी है, तो क्या लोगों को स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल दिखेगा? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते फियर में होंगे और ऐसी सिचुएशन में वो सेफ असेट्स यानी कि बॉन्ड्स और एफडी में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। उन्हें बॉन्ड्स का रिटर्न ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि रिस्क कम होता है और इनकम प्रेडिक्टेबल होती है। उनके मन में यही होता है कि भाई रिटर्न बेशक कम मिले बट पैसा डूबे ना, कम से कम अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो बचा रहे। अब इस सिचुएशन में होगा क्या? देखिए बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ी तो बॉन्ड प्राइस हाई हो जाएगा और यील्ड बॉन्ड्स की डाउन हो जाएगी। अब इस पहलू को समझने के बाद दोस्तों बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स की, क्योंकि यहां पे बॉन्ड्स का अलग ही खेल चल रहा है। देखिए इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज के बॉन्ड्स अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स की रडार पर हैं। क्यों? क्योंकि इन मार्केट्स में यील्ड्स काफी हाई हैं और ग्रोथ पोटेंशियल भी सॉलिड है। फॉर एग्जांपल इंडिया के 10 ईयर G-Sec 6.5 to 7% यील्ड दे रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात करी। अब जबकि डेवलप्ड मार्केट्स जैसे कि यूएस और यूके में ये 4 to 5% की रेंज में है। वहीं ब्राजील के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड करंटली 15.267% है, जो एक साल पहले की तुलना में मोर देन 40% की ग्रोथ शो करती है। जबकि मेक्सिको के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 9.487% के आसपास है। अब अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड लगभग 11.2% है, जो मई 2023 के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स के बॉन्ड्स की तरफ देख सकते हैं। लेकिन यहां ये बात हमें समझनी होगी कि हाई यील्ड के साथ थोड़ा रिस्क भी आता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में करेंसी फ्लक्चुएशंस और पॉलिटिकल रिस्क भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कितनी अप डाउन करती रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया जैसी इकोनॉमीज का आउटलुक काफी स्ट्रांग है। IMF बोल रहा है कि इंडिया 2025 और 2026 में 6.5% ग्रो करेगा, जो दुनिया के बड़े इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ है। साउथ अफ्रीका के बॉन्ड्स की हाई यील्ड वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच बढ़ते जोखिम वाले प्रीमियम को दर्शाती है।
चलिए अब थोड़ा सा बॉन्ड्स और स्टॉक्स का एक फाइनल फेस ऑफ करते हैं, क्योंकि ये सवाल तो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होगा ही कि भाई स्टॉक्स में पैसा लगाऊं या बॉन्ड्स में। देखो स्टॉक्स का अपना अलग ही मजा है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक्स में रिटर्न्स बॉन्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है ना, जैसे अभी गिर रहा है, तो स्टॉक्स में पैसा लगाना बिल्कुल रोलर कोस्टर पे चढ़ने जैसा है। एक दिन 10% ऊपर, दूसरे दिन 15% नीचे, तीसरे दिन 2% ऊपर, तो अगले दिन फिर नीचे। अब सिंपल बात कहूं तो दिल के मरीजों के लिए ये गेम नहीं है। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड्स एकदम स्टेडी होते हैं, आपको फिक्स्ड कूपन मिलता है, और अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहता है। अब ये बिल्कुल उस पुराने स्कूटर या बाईसाइकिल जैसा है जो तेज तो नहीं चलते लेकिन आपको मंजिल तक सेफली पहुंचा देते हैं। और 2025 में जब मार्केट का मूड इतना अनप्रेडिक्टेबल है, बॉन्ड्स का ये स्टेडी वाला वाइब इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इन द एंड कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस जरूर हैं। जहां इन्वेस्ट की बात आए वहां थोड़े बहुत रिस्क और चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो इस मामले में बॉन्ड्स भी अलग नहीं है। जैसे आपका सबसे अच्छा दोस्त भी कभी कभी गलती कर ही देता है, वैसे ही बॉन्ड्स में भी कुछ रिस्क होते हैं। ये रिस्क अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ मार्केट से रिलेटेड, कुछ इश्यूअर से रिलेटेड, कुछ ग्लोबल इकोनॉमी के अपडाउन से रिलेटेड। क्योंकि भाई इन्वेस्टिंग का खेल सिर्फ रिटर्न्स का नहीं, रिस्क को समझने और मैनेज करने का भी है। बॉन्ड्स एकदम सेफ और स्टेडी लगते हैं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर सिचुएशन में परफेक्ट हो। तो चलो एक एक करके इनको भी डिटेल में देखते हैं। देखिए हिस्टोरिकली बॉन्ड्स ने स्टॉक के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म रिटर्न्स प्रदान किए हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर बॉन्ड्स के प्राइस गिरते हैं। स्पेशली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज या डिक्रीज होने पर प्राइसेस सफर करते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि नए बॉन्ड्स जो मार्केट में आते हैं ना दोस्तों, वो हायर इंटरेस्ट रेट्स के साथ आते हैं और लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं। मान लो आपने एक बॉन्ड खरीदा जो 6% कूपन देता है और उसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है। अब अगर आरबीआई या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है और नए बॉन्ड्स 8% कूपन के साथ आते हैं, तो फिर कोई क्यों आपका 6% वाला बॉन्ड खरीदेगा? अब इसका रिजल्ट आपके बॉन्ड की मार्केट प्राइस वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्राइस एडजस्ट होता है ताकि यील्ड नए बॉन्ड्स के बराबर हो जाए। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने मोहल्ले की दुकान से एक फोन खरीदा 20,000 रुपए में और 2 दिन बाद वही फोन मार्केट में 15,000 में मिलने लगा। अब आपका फोन बेचने का मन हो तो आपको भी प्राइस घटाना पड़ेगा, वरना कोई लेगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है कि अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेचने की सोच रहे हो और तब रेट्स बढ़ गए हैं तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो ये रिस्क नहीं आता, क्योंकि आपको आपका प्रिंसिपल और कूपन दोनों मिल जाएगा। अब 2025 का सीन देखो। देखिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी सी कटिंग हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जैसे कि इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाती है, तो सेंट्रल बैंक रेट्स बढ़ा सकते हैं और बॉन्ड प्राइसेस पे प्रेशर आ सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए, क्योंकि इनकी प्राइसेस इंटरेस्ट रेट चेंजेस पे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जब रेट्स चेंज होते हैं तो एक 10 ईयर बॉन्ड के प्राइस 2 ईयर बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा अप एंड डाउन करती है। दोस्तों इसके अलावा दूसरा बड़ा रिस्क है क्रेडिट रिस्क, यानी इश्यूअर के डिफॉल्ट करने का खतरा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने दोस्त अजय को 10,000 रुपए उधार दिए और वो बोलता है कि भाई अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। और दोस्त लोग अक्सर ऐसा करते हैं। अब अगर आपका भी दोस्त ऐसा करता है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको टैग करना। अब क्या पता आपके अटके हुए पैसे मिल जाएं इससे। खैर मुद्दे पर आते हैं। अब अगर अजय सॉलिड है तो आपको टेंशन नहीं, लेकिन अगर उसकी दुकान बंद हो जाती है तो पैसे वापस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। बॉन्ड्स में भी यही सीन है। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो आप इश्यूअर यानी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी को पैसे उधार देते हो। अब अगर इश्यूअर फाइनेंशियली वीक हो जाता है या उसका बिजनेस ठप पड़ जाता है तो वो आपको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल वापस नहीं कर पाएगा, और इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट। हालांकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे कि इंडिया के G-SEC या यूएस ट्रेजरीज में ये रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है, और इसी वजह से इन्हें AAA सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, क्योंकि सरकार के पास टैक्स कलेक्ट करने का पावर होता है और वो डिफॉल्ट नहीं करती। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ये रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक छोटी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हो जिसकी क्रेडिट रेटिंग भी लोअर है, जैसे B या C रेटिंग, तो डिफॉल्ट का चांस बढ़ जाता है। इंडिया में भी कई केसेस देखने को मिलते हैं जहां कंपनीज जैसे कि IL&FS क्राइसिस आपने देखा होगा, या DHFL, उन्होंने डिफॉल्ट किया और इन्वेस्टर्स के पैसे फंस गए थे। लेकिन आखिरकार ये हमारे मुद्दे से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि दोस्तों सवाल ये है कि अब 2025 में ये रिस्क हमें क्यों मैटर करता है? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी थोड़ी शेकी है। ट्रंप के टैरिफ्स और ट्रेड वॉर्स के चक्कर में कई कंपनीज के प्रॉफिट पे असर पड़ सकता है, स्पेशली उनकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। तो अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्रेडिट रेटिंग चेक करना एकदम जरूरी है। AAA रेटेड बॉन्ड्स जैसे कि रिलायंस या HDFC के, उनमें रिस्क तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन उनकी यील्ड भी थोड़ी कम है, मे बी 7 to 8%, जबकि लोअर रेटेड बॉन्ड्स 10 to 12% यील्ड दे सकते हैं। लेकिन ये डिफॉल्ट का डर भी साथ लाते हैं।
तो ये एक बैलेंस का खेल है दोस्तों। अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए तो भाई थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। अब तीसरा रिस्क आता है इन्फ्लेशन का, और ये एक ऐसा दुश्मन है जो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को खा जाता है। देखो, बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम देते हैं, यानी आपको हर साल एक फिक्स्ड कूपन मिलता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो आपके पैसे की परचेजिंग पावर घट जाती है। मान लो आपने एक बॉन्ड खरीदा जो 6% कूपन देता है और आपको हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। अब अगर इन्फ्लेशन 8% हो जाती है, जो चीज पहले 6,000 में मिलती थी वो अब 6,480 में मिलेगी, तो आपके पैसे की असली वैल्यू एक्चुअली घट रही है, क्योंकि आपका रिटर्न इन्फ्लेशन के नीचे है। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके घर में एक पुराना रेडियो हो जो फिक्स्ड वॉल्यूम पे बजता है, लेकिन बाहर का शोर बढ़ जाए तो उसकी आवाज दब जाती है। तो 2025 में इन्फ्लेशन का सीन अभी कंट्रोल में दिख रहा है, लेकिन अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस या ऑयल प्राइसेस में एकदम से उछाल, तो इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकती है और बॉन्ड्स का रियल रिटर्न पे असर पड़ सकता है। अब इसमें एक और रिस्क भी होता है, कॉल रिस्क, जो थोड़ा टेक्निकल लग सकता है लेकिन समझना जरूरी है। देखिए, कई बॉन्ड्स, स्पेशली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक क्लॉज होता है जिसे कैलेबल बोलते हैं। मतलब इशूअर बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले वापस खरीद सकता है अगर उसको फायदा दिखता है। तो मान लो आपने एक बॉन्ड खरीदा जो 8% कूपन देता है और 10 साल का टेन्योर है। अब 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं और इशूअर बोलता है आपको कि भाई मैं ये बॉन्ड वापस ले रहा हूं, क्योंकि अब मैं सस्ते में नया बॉन्ड इशू कर सकता हूं। तो ऐसे में आपका बॉन्ड प्री मैच्योरली खत्म हो जाता है और आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन अब आपको नए बॉन्ड्स में कम यील्ड पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने दोस्त को 10% इंटरेस्ट पे पैसे उधार दिए और वो 2 साल बाद बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे सस्ता लोन मिल गया। अब आपके पास पैसा तो है, लेकिन अब आप उसको कहां लगाओ जो उतना रिटर्न दे। तो 2025 में रिस्क कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के साथ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो कंपनीज अपने पुराने हाई यील्ड बॉन्ड्स को कॉल कर सकती हैं। अब चलो इन सब रिस्क और चैलेंजेस को देखते हुए एक फाइनल बात करते हैं कि क्या बॉन्ड्स सच में द नेक्स्ट बिग थिंग बन सकते हैं। अब ये सवाल बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने दोस्त से पूछो कि भाई ये नया फोन खरीद लूं या थोड़ी देर रुक जाऊं। जवाब में सारी चीजों को थोक बजा के देखना पड़ता है, और बॉन्ड्स के केस में भी यही है। तो चलो इस रोलर कोस्टर राइड को एक सॉलिड कंक्लूजन के साथ रैप अप करते हैं। दोस्तों, बॉन्ड्स अभी डेफिनेटली स्पॉटलाइट में है, स्पेशली अगर इन्फ्लेशन और रेट्स का खेल थोड़ा स्टेबलाइज होता है। अब आजकल मार्केट का माहौल बॉन्ड्स के लिए एकदम परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। जैसे मैंने पहले बताया, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स अभी भी वॉलेटिलिटी का शिकार है। S&P 500, नैस्डैक, सेंसेक्स, निकेई सब के सब ऊपर नीचे हो रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ्स और चाइना के काउंटर टैरिफ्स ने तो दुनिया भर के मार्केट्स को हिला के रख दिया है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स का डर एकदम नेचुरल है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका पैसा एक दिन में 5 से 10% घट जाए, और यहीं पे बॉन्ड्स अपना जादू दिखाते हैं। बॉन्ड्स, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे कि इंडिया के G6 या US ट्रेजरी, एक फिक्स्ड इनकम का वादा देते हैं जो मार्केट के अप एंड डाउन इफेक्ट से बहुत परे होता है। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बारिश के मौसम में आपके पास एक सॉलिड छतरी हो जो आपको भीगने से बचाए। अभी जब मार्केट का मूड इतना अनप्रेडिक्टेबल है, ये फिक्स्ड इनकम वाली बात इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी अपना रंग दिखा रहे हैं। थोड़ी सी रिस्क के साथ 8 से 9% तक यील्ड, जो रिस्की स्टॉक्स के मुकाबले एकदम प्रेडिक्टेबल है। और 2025 का सीन तो और भी एक्साइटिंग है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो रहे हैं, और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया के G6 6.5 से 7% की यील्ड दे रहे हैं। और ये तो FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स को भी पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर सेंट्रल बैंक्स जैसे फेडरल या ECB 2025 में 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट नहीं करते तो बॉन्ड्स की रैली थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और हाँ, अगर ट्रंप साहब कल को चाइना या रशिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लें और टैरिफ का ड्रामा खत्म कर दें तो स्टॉक मार्केट फिर से चीते की तरह दौड़ सकता है। अब ऐसे में बॉन्ड्स द नेक्स्ट बिग थिंग वाला टैग थोड़ा हल्का पड़ सकता है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट ये हो सकता है कि बॉन्ड्स एकदम से आपको करोड़पति तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में वैसा काम कर सकते हैं जो तूफान में भी आपकी नैया को डूबने से बचाएगा। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो पार्टी में डांस तो नहीं करता, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको घर सेफली छोड़ आता है। बॉन्ड्स के मामले में इन्वेस्टर्स को यही करना चाहिए कि वो थोड़ा टाइम दें, थोड़ी रिसर्च करें और बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो में एक सॉलिड जगह देने की सोचें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मार्केट का खेल तो चलता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।